गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे धातु कार्बोनिल यौगिक, जिसमें हमने पढ़ा धातु कार्बोनिल यौगिकों के स्थायित्व के नियम पढ़े थे कल। कौन कौन सा? एक तो था हमारा En प्रभावी परमाणु क्रमांक का नियम, और दूसरा नियम था हमारा 18 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष का जो नियम था हमने वहां पे पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे धातु कार्बोनिल यौगिकों में बंधन। जो धातु कार्बोनिल यौगिक है इनमें किस प्रकार से बंध का निर्माण होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इनकी संरचना, इनका रसायन आज की क्लास में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। धातु कार्बोनिल यौगिकों में बंधन, इनकी संरचना और इनका क्या रसायन, इनको किस प्रकार से बनाया जाता है, इनके क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं, सबके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का धातु कार्बोनिल यौगिकों में बंधन। तो यहाँ पे बात करें हम धातु कार्बोनिल यौगिकों में बंधन की। जो धातु कार्बोनिल यौगिक होते हैं इनमें जो धातु कार्बोनिल यौगिक में जो धातु परमाणु का जो धातु परमाणु आ गया ना। आ रहा है, स्टार्ट है ना। कुछ भी नहीं दिख रहा। आ गया। तो देखो धातु कार्बोनिल यौगिक में बंधन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो धातु होती है धातु का तो रिक्त कक्षक, और जो कार्बोनिल समूह है हमारा, कार्बोनिल समूह के कार्बन का जो भरा हुआ कक्षक है, ये आपस में अतिव्यापन करके उप सहसंयोजक बंध का ये निर्माण कर लेते हैं। कब? जब धातु का तो कौन सा रिक्त कक्षक अतिव्यापन में भाग लेगा, और कार्बोनिल समूह का भरा हुआ जो कक्षक डी कक्षक है वह अतिव्यापन में भाग लेता है, तब तो कौन से बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं? ये उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें धातु के भरे हुए कक्षक, ये धातु होगी हमारी, और धातु का कौन सा भरे हुए कक्षक, धातु के भरे हुए कक्षक, और जो कार्बोनिल समूह है धातु के भरे हुए कक्षक तथा जो कार्बन है उसके विपरीत बंधी जो कक्षक होते हैं उनमें क्या होता है, ये कार्बन, और इसका कौन सा विपरीत बंधी रिक्त कक्षक, विपरीत बंधी रिक्त कक्षकों से आंशिक अतिव्यापन होगा। यहाँ पे हमारा कार्बन हो गया, और इसका ये विपरीत बंधी रिक्त कक्षकों से क्या हो जाता है, आंशिक अतिव्यापन हो जाता है, और आंशिक अतिव्यापन के द्वारा यहाँ पर पक्ष बंधन का निर्माण हो जाता है, पक्ष बंधन। तो यहाँ पे दो प्रकार से बंधों का निर्माण होता है। पहले में देखें तो उसमें क्या होता है, जो धातु है धातु का रिक्त कक्षक कार्बोनिल समूह के कार्बन के भरे हुए कक्षक से अतिव्यापन करके उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। और यहाँ पे दूसरे में देखें तो इसमें क्या होती है, धातु के भरे हुए कक्षक कार्बोनिल समूह के जो कार्बन इसके विपरीत बंधी रिक्त कक्षकों से क्या करता है, आंशिक अतिव्यापन करता है, और आंशिक अतिव्यापन के द्वारा यहाँ पे कौन से बंध का निर्माण हो जाता है, पश्च बंधन का निर्माण हो जाता है। और इसमें क्या होता है, धातु कार्बन के मध्य बंधे हुए बंध के कारण द्विबंध के लक्षण इसमें उपस्थित हो जाते हैं, और द्विबंध के लक्षण उपस्थित होंगे इसमें तो इसका जो स्थायित्व है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। द्विबंध के लक्षण उपस्थित होने से, द्विबंध के लक्षण उपस्थित होने से बंध सामर्थ्य बढ़ जाती है। बंध सामर्थ्य बढ़ जाएगी तो इसका स्थायित्व क्या होगा, अधिक हो जाएगा। जो धातु कार्बोनिल है उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। धातु कार्बोनिल का स्थायित्व अधिक हो जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे कार्बोनिल समूह में बंधन पढ़ रहे थे हम, जो धातु कार्बोनिल यौगिक बंधन। तो हमने देखा अगर धातु का रिक्त कक्षक और कार्बोनिल समूह का कार्बन जो है उसका भरा हुआ कक्षक अतिव्यापन में भाग ले रहा है, तो यहाँ पे तो कौन सा उप सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है, संयोजक।
उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। और जब धातु के भरे हुए कक्षक कार्बोनिल समूह का जो कार्बन इसके विपरीत बंधी रिक्त कक्षकों से विपरीत बंधी रिक्त कक्षक जो होते हैं उनमें क्या होता है, पश्च बंधन का निर्माण होता है। ये आंशिक रूप से अतिव्यापन करते हैं, तो यहाँ पे पाई बंध यानी कि पश्च बंधन का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे जो धातु और जो कार्बन है इसके मध्य उपस्थित बंध के कारण इसमें कौन से द्विबंध के लक्षण उपस्थित हो जाते हैं, और द्विबंध के लक्षण उपस्थित होने के कारण से जो इसकी बंध सामर्थ्य वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बंध सामर्थ्य बढ़ेगी तो जो धातु कार्बोनिल है उसका स्थायित्व भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये था हमारा धातु कार्बोनिल यौगिकों में बंधन। अब पढ़ेंगे हम जो हमारे धातु कार्बोनिल यौगिक है उनकी रसायन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो हमारा पहला जो धातु कार्बोनिल ले रहे हैं हम, निकिल टेट्रा कार्बोनिल। निकिल टेट्रा कार्बोनिल की रसायन, टॉपिक डालो, निकिल टेट्रा कार्बोनिल की रसायन। किसे कहेंगे, निकिल टेट्रा कार्बोनिल यौगिक जिसमें जो निकिल धातु है वो कार्बोनिल समूह के कार्बन से जुड़ी हुई रहती है, वो क्या कहलाते हैं हमारे, निकिल कार्बोनिल। और यहाँ पे कौन सा है हमारा, निकिल टेट्रा कार्बोनिल की रसायन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम इसको बनाने की विधियां। इसमें पहली विधि है हमारी निकिल तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया द्वारा। पहली है निकिल तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया द्वारा। तो देखो यहाँ पे जब निकिल धातु की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, निकिल टेट्रा कार्बोनिल का। निकिल टेट्रा कार्बोनिल का निर्माण होता है। बंद चालू हो रही है, बार बार बंद हो गई तो वापिस। तो देखो निकिल की क्रिया कार्बोनिल से किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण हो रहा है, निकिल टेट्रा कार्बोनिल का। ये थी हमारी पहली विधि निकिल टेट्रा कार्बोनिल बनाने की। इसके बाद दूसरी है निकिल सल्फाइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया द्वारा। देखो निकिल सल्फाइड की क्रिया किसके साथ करवाते हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करवाएंगे। ये बन गया हमारा निकिल टेट्रा कार्बोनिल, और साथ में यहाँ से क्या हो गया, अलग सल्फर, ये सल्फर निकल अलग हो गया। इसके बाद हमारी तीसरी विधि है जॉब विधि। तो देखो जॉब विधि में क्या किया जाता है, में जो ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया निकिल आयोडाइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराई जाती है। ग्रिग्नार अभिकर्मक या RMgX, ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया किसके साथ करवाते हैं हम, निकिल आयोडाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी क्रिया करवाई जाती है। निकिल टेट्रा कार्बोनिल एल्किल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिग्नार अभिकर्मक और साथ में हेलोजन X2 है ना, हेलोजन। तो ये थी हमारी जॉब विधि जिसमें हम ग्रिग्नार अभिकर्मक निकिल आयोडाइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, निकिल टेट्रा कार्बोनिल। तो ये तीनों इसकी बनाने की विधियां हैं। पहली है निकिल तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया द्वारा, फिर निकिल सल्फाइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया द्वारा, और एक है हमारी जॉब विधि में ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया निकिल आयोडाइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाई जाती है
तो निकेल टेट्रा कार्बोनिल का निर्माण हो रहा है। तो अगला टॉपिक डालो रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, तो पहला रासायनिक गुण है हमारा तापीय अपघटन। तो देखो निकेल टेट्रा कार्बोनिल का तापीय अपघटन कराने पर क्या होता है। तो जो निकेल टेट्रा कार्बोनिल है इसको हम क्या करेंगे, 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो ये किसमें, निकेल धातु तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। निकेल टेट्रा कार्बोनिल, इसको गर्म करेंगे हम 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, टूट जाएगा ये, इसका अपघटन हो जाएगा निकेल धातु में और कार्बन मोनोऑक्साइड में अपघटित हो जाएगा। दूसरा रासायनिक गुण है हमारा अम्ल व अम्ल की अभिक्रिया द्वारा। यहाँ पे अम्ल लेते हैं हमें HCl तथा H2SO4। HCl तथा H2SO4 से क्रिया तो देखो यहाँ पे निकेल टेट्रा कार्बोनिल की क्रिया किसके साथ करवाते हैं, अगर हम HCl के साथ, और निकेल टेट्रा कार्बोनिल की क्रिया किसके साथ करवाएं, H2SO4 के साथ, दोनों के साथ अभी क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अम्ल के साथ अभी क्रिया करवाने पर, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इसके साथ अभी क्रिया करवाई जाती है जब अम्ल के साथ ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। निकेल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा NiCl2 प्लस कार्बोनिल जो है वो अलग कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से अलग हो जाएगा और जो H2 गैस है वो उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं अम्ल के साथ क्रिया करवाने पर। यहाँ पे देखो निकेल सल्फेट NiSO4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेंगे, तो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये थे इसके रासायनिक गुण। पहला तापीय अपघटन, तापीय अपघटन कराते हैं 180 डिग्री सेल्सियस ताप पे निकेल धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसका अपघटन हो जाता है और इसके अम्ल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो क्या उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस ये उत्सर्जित उत्पन्न करते हैं। निकेल टेट्रा कार्बोनिल की संरचना, निकेल टेट्रा कार्बोनिल की संरचना, तरह पे आर्गन गैस, अक्रिय गैस और 3D8 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। हम इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं कक्षकों में, तो आद्य अवस्था तो यहाँ पे D कक्षक 3D कक्षक हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा 4s कक्षक 3D और ये 4s। तो देखो यहाँ पे 3D कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 4s में कितने, 2, 1 और 2। ये तो होगी हमारी आद्य अवस्था। अब बात करते हैं इसकी संकरण अवस्था की। संकरण अवस्था, तो संकरण अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 4p कक्षक में। देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा 3D 4s और ये 4p कक्षक, 3D 4s और ये 4p। आधे में तो जैसे तो वैसे भरी दी हमने,
अब संकरण की बात करें, संकरण अवस्था में 3D में जैसे तो वैसे वैसे यहाँ पे बनने में आ जाएंगे पूरे के पूरे 4 5 6 7 और 8, और इसमें कितने थे, 2, तो एक इसमें और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ से 4p कक्षक में चला जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो ये किस प्रकार से बंध बनाते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पे 1 2 और 3, ये तो किस्म के रूप में, युग्म के रूप में उपस्थित है, यानी कि ये तो किसी प्रकार का कोई यहाँ पे बंध का निर्माण करेंगे नहीं। अब बचे इधर की 2 अयुग्मित है और इधर के अयुग्मित, इनमें देखते हैं किस प्रकार से बंध का निर्माण होता है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे कितने कार्बोनिल समूह है, 4, कितने, 4 टेट्रा का 4 ही है, टेट्रा कार्बोनिल कितने, 4 है। यहाँ पे देखते हैं 4 किस प्रकार से जुड़े रहते हैं। ये पहला जो समूह है वो जुड़ा रहेगा हमारा यहाँ पे, दो तीन, तो देखो यहाँ पे 4 हमारे पास कार्बोनिल समूह थे, टेट्रा कार्बोनिल, 4 कार्बोनिल समूह जुड़े हुए हैं इसके साथ। यहाँ पे देखे, अब देखो जो ये वाला कक्षक है 3D का जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक है वो कार्बोनिल समूह, ये कार्बोनिल समूह के साथ जुड़ेगा और किसका निर्माण कर लेगा, सिग्मा बंध का। यह वाला कक्षक दूसरे कार्बोनिल समूह के साथ जुड़ा और इसने भी किसका निर्माण कर लिया, सिग्मा बंध का निर्माण कर लिया। और जो यहाँ पर यह वाला कक्षक है ये किसका निर्माण कर लेगा, पाई बंध का निर्माण कर रहा है इसके साथ। और दूसरा कक्षक है वो भी किसका निर्माण कर रहा है, यहाँ पे इसके साथ ये पाई बंध का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे अगर इस पे हम लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव। ये रिक्त कक्षक है, देखो इसमें दो दो आ रहे थे क्योंकि यहाँ पे पाई बंध का निर्माण हो रहा था ऊपर, लेकिन ये कौन से रिक्त कक्षक थे, यहाँ पे दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार से कितने यहाँ पे, दो तो यहाँ पे सिग्मा बंध बना लिए इसके साथ, और पाई बंध, 2 पाई बंध का ये निर्माण कर रहा है इसके साथ। तो यहाँ पे अब इसकी संरचना बनाते हैं हम। ये निकिल धातु से कितने कार्बोनिल समूह जुड़े हुए हैं, 4 कार्बोनिल समूह जुड़े हुए हैं। अब देखो जो निकिल टेट्रा कार्बोनिल था, इसमें थोड़ी देर पहले हमने बंधन में पढ़ा था, जो धातु के रिक्त कक्षक, तो जो धातु के रिक्त कक्षक होते हैं वो तो किसके, कौन से बंध, कार्बन के भरे हुए जो कक्षक है, कार्बोनिल समूह के कार्बन होगा उसका भरा हुआ जो कक्षक है उसके साथ कौन से बंध का निर्माण कर लेते हैं, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले पढ़ा था अभी हमने बंधन। लेकिन जो यहाँ पे धातु के भरे हुए कक्षक, ये धातु के भरे हुए कक्षक, देखो यहाँ पे भरे हुए कक्षक जो है वह जो कार्बन है, कार्बोनिल समूह का कार्बन है, उसके विपरीत बंधी पक्ष कक्षक के साथ आंशिक अतिव्यापन के द्वारा कौन से बंध का निर्माण करते हैं, पश्च बंधन का, पाई बंध का निर्माण कर रहे हैं। तो देखो दो तो यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, पाई बंध का निर्माण कर रहे हैं, पाई बंध का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे रिक्त कक्षक है, धातु के रिक्त कक्षक किसका निर्माण कर रहे हैं, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहे हैं। तो इसकी संरचना बनाएंगे, जो 2 है ये वाले, ये तो कौन से बंध का निर्माण करेंगे, उपसहसंयोजक बंध का। और जो ये वाले कौन से बंध का निर्माण करेंगे, पश्च बंध का, पाई बंध का निर्माण करेंगे। तो देखो अब इसकी संरचना बनाते हैं, किस प्रकार से होती है इसकी संरचना। निकिल धातु से कितने कार्बोनिल समूह जुड़े हुए हैं, 4 कार्बोनिल समूह, 2 तो पश्च बंधन के द्वारा और 2 उपसहसंयोजक बंध के द्वारा। ये कार्बोनिल समूह कौन से बंध के द्वारा जुड़ गए, पश्च बंधन के द्वारा। ये कार्बोनिल समूह ये भी कौन से बंध के द्वारा जुड़ गया, पश्च बंधन के द्वारा। ठीक है, अब अगला जो कौन से बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, उपसहसंयोजक बंध के द्वारा। ये उपसहसंयोजक बंध के द्वारा, ये भी कौन से बंध के द्वारा, उपसहसंयोजक बंध के द्वारा।
तो दोनों की जो धातु के रिक्त कक्षक है वह तो कार्बोनिल समूह के कार्बन के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, और जो धातु के भरे हुए कक्षक है वह जो कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बन है उसके भरे हुए जो भरे हुए रिक्त कक्षक है उसके साथ क्या करते हैं, आंशिक विपरीत बंधी जो कक्षक होते हैं वह आंशिक अतिव्यापन करते हैं, और आंशिक अतिव्यापन करके कौन से बंध का निर्माण कर लेते हैं, पाइबंध का निर्माण कर लेते हैं। तो ये दोनों पाइबंध का और ये दो उपसहसंयोजक बंध का, ये होगी हमारी निकिल टेट्रा कार्बोनिल की संरचना। देखो संरचना अगर चारों को मिलाए तो हमें एक चतुष्फल की आकृति प्राप्त होगी। तो कौन सी संरचना होगी, चतुष्फल की संरचना, चतुष्फल की संरचना होती है इसकी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। इसके बाद हम अगली संरचना देखेंगे। अभी दूसरा जो कार्बोनिल यौगिक है हमारा उसकी, ठीक है। तो देखो अब अगला दूसरा जो हमारा कार्बोनिल यौगिक है वो है हमारा आयरन पेंटा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल की संरचना। तो देखो यहाँ पे फेरस, फेरस का जो परमाणु क्रमांक है कितना होता है, 26। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3d6 4s2, 3d6 4s2। तो डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और एस में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। संकरण अवस्था देखेंगे तो संकरण अवस्था में डी कक्षक में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पे देखेंगे कितने कार्बोनिल समूह जुड़े हुए हैं इससे, 5 कार्बोनिल समूह जुड़े रहेंगे। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, आद्य अवस्था होगी। अब बनाते हैं इसकी संकरण अवस्था। ये हो गया हमारा 3D, ये हो गया हमारा 4s कक्षक, और ये हो गया हमारा 4p कक्षक। देखो यहाँ पे संकरण अवस्था देखते हैं इसकी। तो जो 3D कक्षक है, 3D कक्षक में आद्य अवस्था में कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे संकरण अवस्था में कितने रहेंगे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे से रहेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 4s में कितने, 2। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1, और 1 कहाँ चला जाएगा, 4p में। लिख लेना ऊपर, ये 3D है, ये 4s है, और ये 4p है, ठीक है। और ये 2 रिक्त कक्षक ऐसे से बचते 4p के। अब यहाँ पे देखिए कार्बोनिल जो समूह है, कितने कार्बोनिल समूह जुड़े हुए हैं इससे, 5 कार्बोनिल समूह जुड़े हुए हैं। कितने, 5। तो जोड़ते हैं, देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बोनिल समूह। अब धातु के भरे हुए कक्षक, भरे हुए कक्षक, धातु के भरे हुए कक्षक होंगे तो कार्बोनिल समूह का विपरीत बंधी रिक्त कक्षक होगा। धातु का भरा हुआ कक्षक और कार्बोनिल समूह का विपरीत बंधी रिक्त कक्षक आंशिक अतिव्यापन करेगा। यह भी धातु का भरा हुआ कक्षक है, और एक कार्बोनिल समूह का विपरीत बंधी रिक्त कक्षक। धातु का भरा हुआ कक्षक, कार्बोनिल समूह का विपरीत बंधी रिक्त कक्षक। अब धातु के रिक्त कक्षक ये तो कौन से, सारे पाइबंद के द्वारा जुड़ गए, लेकिन जो धातु का रिक्त कक्षक है वह कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है उसके भरे हुए जो कक्षक होते हैं उनसे उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाएंगे, और ये उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, ठीक है। धातु के अगर भरे हुए हैं वो तो विपरीत बंधी रिक्त जो कार्बोनिल समूह इसके विपरीत बंधी रिक्त कक्षकों से पक्षबंध यानी कि पाइबंध का निर्माण कर रहे हैं,
और धातु के जो रिक्त कक्षक है वो कार्बोनिल समूह के बने हुए जो कार्बन के बने हुए कक्षक है उसके साथ उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। और देखो यहाँ पे 1 2 3 अयुग्मित बचे हुए हैं, तो ये भी क्या करेंगे, सिग्मा बंध का निर्माण कर लेंगे। जैसे ये वाला किसके साथ, इस वाले कार्बोनिल के साथ कौन से बंध का, सिग्मा बंध का। ये वाला इस वाले कार्बोनिल के साथ सिग्मा बंध का, और ये वाला जो है वो तीसरे वाले कार्बोनिल के साथ सिग्मा बंध का। बाकी ये देखो इसने पाई का कर लिया, इसने पाई का कर लिया, इसने पाई का, और ये यहाँ पे उपसंयोजक बंध का निर्माण कर लिया इन्होंने। ये वाला था, ये वाला भरा हुआ है पूरा, ये तो करेगा ही नहीं। तो इसकी संरचना देखते हैं हम इसकी। तो ये होगी हमारी आयरन धातु। अब आयरन धातु में हम देखिए 1 2 और 3 जो कार्बोनिल समूह ये तो कौन से बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, पश्च बंधन के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसके त्रिभुजाकार आकृति में आ जाएंगे तीनों। ये कार्बन और कार्बन कार्बोनिल समूह, ये कार्बोनिल समूह गया। इसी प्रकार से इधर वाला कार्बन, और ये इससे ठीक है 2, और ये तीसरा कार्बोनिल। ये तीनों, ये तो कौन से हो गए, पाए बंध वाले। अब बच्चे कौन से हमारे, उपसंयोजक बंध वाले। तो देखो यहाँ पे संरचना किस प्रकार की प्राप्त होगी हमें, इसकी त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय, त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय प्राप्त हो जाती है। देखो अगला वाला देखते हैं हम, यौगिक। देखो अगला यौगिक है हमारा, जो कार्बोनिल यौगिक है वो है क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल यौगिक की संरचना। तो देखो क्रोमियम जो धातु है, क्रोमियम धातु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये क्रोमियम धातु, और इसका परमाणु क्रमांक कितना, 24। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, क्या होगा, 3d4 4s2। ये होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 3d5 जो डी कक्षक है वो कौन सा, आधा बढ़ जाता है, अर्ध पूरित होने के कारण इसका विन्यास क्या होता है, 3d5 4s1, क्योंकि इसका स्थायित्व क्या होता है, इसकी अपेक्षा अधिक होता है, तो इसका विन्यास क्या होता है, 3d5 4s1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो डी कक्षक में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे डी कक्षक में, और यहाँ पे इसमें कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखें यहाँ पे, और ये 4p कक्षक, ठीक है, ये हो गया हमारा 3d, ये 4s, और ये 4p। तो देखो यहाँ पे डी में कितने, 5, तो 5 भर दिए, 1 2 3 4 5। यस में कितना था, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये 1। पी जो है पूरा रिक्त है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने कार्बोनिल समूह है, 6, तो जोड़ो 1 2 3 4 5, और ये 6 कार्बोनिल समूह थे। अब धातु क्या, रिक्त कक्षक, धातु के रिक्त कक्षक तो, और कार्बन के भरे हुए कक्षक, तो कौन से बंध का निर्माण होगा, उपसंयोजक बंध। देखो उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहेंगे, उपसंयोजक बंध द्वारा, ये उपसंयोजक बंध द्वारा, ये भी उपसंयोजक बंध के द्वारा।
अब देखो इसका जो धातु है उसका भरा हुआ कक्षक, और यहाँ पे जो कार्बोनिल समूह कार्बन है उसका विपरीत बंधी रिक्त कक्षक आंशिक अतिव्यापन के द्वारा कौन से बंध का निर्माण कर लेगा? पश्च बंधन का। ये पश्च बंधन का निर्माण कर लेगा, और ये भी कौन से बंध का निर्माण कर लेगा? पश्च बंधन का निर्माण कर लेगा। तो अब इसकी संरचना देखते हैं हम। ये हो गया हमारा क्रोमियम धातु। क्रोमियम धातु, क्रोमियम धातु में देखो कितने तो हमारे पास पश्च बंधन कितने के साथ, एक दो, यहाँ पे ये बच गए, देखो इसको भी देख लो, ये 3 बच रहे हैं अयुग्मित तीनों, तो ये भी क्या करेंगे? सिग्मा बंध का निर्माण कर लेंगे। ये वाला इसके साथ सिग्मा बंध का, ये वाला इसके साथ सिग्मा बंध का, और ये वाला इस वाले के साथ सिग्मा बंध का बनाते हैं इसकी संरचना। तो 3 तो हमारे पास क्या है? बस पाए बंध का निर्माण कर रहे हैं, और 3 जो है वो कौन से बंध, सॉरी 3 तो पाए बंध का और 3 कौन से? उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो 3 कक्षक तो कौन से जोड़ देंगे हम इसमें? पाए बंध वाले, और 3 कौन से? उपसहसंयोजक बंध वाले। ये हो गया पहला हमारा कौन सा? पाए बंध का, पाए बंध वाला। दूसरा पाए बंध का, पाएबंद, और एक और बच रहा है पाएबंद वाला, ये तीसरा पाएबंद। देखो पाएबंद के पूरे हो गए तीनों। अब कौन से बचे? उपसहसंयोजक बंध। तो एक ये उपसहसंयोजक बंध के द्वारा ये उपसहसंयोजक बंध के यहाँ पे तीन, इधर भी ये उपसहसंयोजक बंध द्वारा आपस में मिला देते हैं इसको। तो देखो कौन सी आकृति होगी ये? वर्गाकार द्विपिरामिडीय या फिर कौन सी? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय। तो ये थी हमारे जो कार्ब धातुक यौगिक और कार्बोनिल कंपाउंड जो पूरे हुए आज हमारे, यानी कि तुम्हारा जो पेपर फर्स्ट था वो पूरी 3 यूनिटें कंप्लीट होगी। उसकी पेपर जो है तुम्हारा 60% के हिसाब से उसकी जो कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पेपर फर्स्ट का पूरा कंप्लीट हो गया। ये तीनों यूनिटें, इनका रिवीजन करना बार बार। और अब हम जो अगली क्लास होगी उसमें जो नेक्स्ट पेपर है हमारा दूसरा, उसको स्टार्ट करेंगे। इस पेपर को अगर कोई भी चीज़ तुम्हें समझने में नहीं आती है तो वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई चीज़ समझने में नहीं आए तो कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी चीज़ तो वहाँ पे तुम्हारे लिए यहाँ पे दोबारा बता दी जाएगी। गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना था रक्त, सेकंड हृदय, एंड थर्ड रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, है ना, सॉरी वाहिकाएं आएंगे, समझ दो ना, वाहिकाएं। देखो रक्त हो गया पूरा कंप्लीट संगठन हो गया, रक्त के बारे में जानकारी होगी पूरी, है ना। और इसमें जो जो क्वेश्चन आते थे उस हिसाब से मैंने आपको पढ़ा भी दिया। अब अपना चलेगा हृदय, ठीक है। हृदय में जो अपने मेन टॉपिक है जो एग्जाम में आते हैं वो है एक तो हृदय स्पंद, हार्ट बीट, ठीक है, हृदय स्पंद, ठीक है, एक तो टॉपिक इंपोर्टेंट है। इसके बाद में इसी का ही अपना एक और टॉपिक है कार्डिक साइकिल, है ना, हृदय चक्र, हृदय चक्र। ये दोनों टॉपिक हृदय में इंपोर्टेंट है ना। कौन कौन से हैं? हार्ट बीट एंड कार्डिक साइकिल। लेकिन क्या होता है कि इन दोनों को समझने के लिए हमें पहले हृदय के बारे में जानना जरूरी है।
हृदय के बारे में एग्जाम में अपन से नहीं पूछेगा, ना उसकी संरचना पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा, ना आंतरिक संरचना, ना बाह्य संरचना, ना क्या है, कुछ भी नहीं पूछे। ये टॉपिक एग्जाम में आते हैं, हृदय चक्र, हृदय स्पंद, और हृदय से जो रोग होते हैं, हृदय में जो बीमारियां हैं वो भी आती हैं पेपर में। अब ये पढ़ने के लिए पहले अपन को इसको समझना जरूरी है ना। अगर आप हृदय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये दोनों टॉपिक समझने में हमें बहुत आसानी होगी। और अगर हम सीधा इन्हें पढ़ते हैं तो फिर ये बहुत कम समझ में आएंगे, है ना, क्योंकि इसमें कुछ नाम ऐसे आएंगे, कुछ टर्म्स ऐसे आएगी जिनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है ना। लेकिन कैसे होगी जानकारी, जब हम इनको देखेंगे पढ़ेंगे, तो हम पहले थोड़ा सा हृदय के बारे में जानकारी ले रहे हैं, है ना, फिर उसके बाद में हम ये दोनों टॉपिक क्लियर करेंगे, है ना। उसके बाद में ये टॉपिक पढ़ेंगे और पूरा के पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं हार्ट के बारे में ना, ये अपने पेपर में नहीं आएगा, केवल एक हम सामान्य जानकारी के लिए इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको समझना है ना। चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना, केवल समझना है आपको ना, मैं लिखाऊंगा कुछ भी नहीं, केवल समझाऊंगा। देखो, हमारा जो हृदय है मुट्ठी के आकार का तिकोना होता है ना। परसों का जो पिंजरे पसले हैं उनके बीच में जो वक्षीय कोटर होता है, यहाँ पे इस तरफ बाईं ओर स्थित होता है। जैसा हमने चित्र बनाया, चित्र में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, और जैसे अपन केमिस्ट्री में देखते हैं या फिजिक्स में देखते हैं, वहाँ थोड़ा अपोजिट होता है ना, इधर का भाग बायां, इधर का भाग दायां होता है, जैसे अपन आवर्त सारणी भी पढ़ते हैं। यहाँ क्या होगा, इधर का जो भाग है ये, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, जैसे मेरा हार्ट है, ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट, क्लियर। इसके से यहाँ होगा, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये राइट, और इधर का जो पूरा पार्ट है ये लेफ्ट होगा, है ना। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ राइट और लेफ्ट, ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट, है ना। ध्यान रखेंगे अपोजिट, जो अपन और सब्जेक्ट में पढ़ते हैं ना उसका अपोजिट होता है अपना, है ना। बायोलॉजी में जितने भी चित्र बनते हैं सामने से, उनमें ऐसा होता है, ये वाला भाग दायां, ये वाला भाग बायां, यानी कि ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। ऐसे ऐसे देखना है अपन को, है ना, ऐसे नहीं देखना। ऐसे देखोगे तो ये राइट और ये लेफ्ट हो जाएगा ना, ये गलत है। अब देखो इधर ये इसमें 4 कोष्ठ आपको दिख रहे हैं, 4 चेम्बर्स। ये पहले वाला ऊपर के जो 2 हैं ये आलिंद हैं, और नीचे के दोनों क्या है, नीले हैं। हृदय के बाहर दोहरा आवरण पाया जाता है ना, बाहर का आवरण पेरिकोडियम, इसके बाद एपिकोडियम, और बीच के अंदर द्रव भरा रहता है, परिहृदयावरणी द्रव जिसको हम कहते हैं। ये बाहरी, ये भीतरी, इसके बीच में द्रव भरा रहता है ना, परिहृदयावरणी द्रव, ठीक है। ये द्रव क्या करता है, इसकी जो सतह है इनको एक तो रगड़ से बचाता है, ठीक है, और एक सूखने से बचाता है, एक हार्ट बीट के जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है। आगे देखो, ये लिख देता हूं मैं, ये वाला पार्ट है आलिंद। ऊपर लिख के रहा है कौन सा आलिंद है ना, मैं नाम पूरे नहीं लिखूंगा। और ये नीचे के नीले, ठीक है, दोनों नीले है, ये आलिंद, ये वाला लेफ्ट, ये वाला राइट, ठीक है। अब देखो, ये बाहर का आवरण पेरिकोडियम, ये एपिकोडियम, और ये बीच का परिहृदयावरण द्रव, लिख देता हूं मैं, चलो तीनों नाम। देखो, हमने पाचन तंत्र पढ़ा। पाचन तंत्र में हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है उससे किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का, है ना। जैसे ग्लूकोज बना, ठीक है,
अब श्वसन क्रिया में हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, जिससे क्या मिलती है हमको? ऊर्जा। कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस है ना, प्लस ऊर्जा प्लस जल। अब देखो, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जहां भी ऊतक है, कोशिकाएं हैं, सब शोषण करती है ना। ऑक्सीशोषण होता है। ऑक्सीशोषण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला शोषण, है ना। इस ऑक्सीशोषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो आप, ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि इस CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है, परिवहन जब होता है, और ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है। अभी हम जब शोषण पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से समझेंगे इनको कि इनका परिवहन कैसे होता है। अभी हम थोड़ा सामान्य से जानकारी ले रहे हैं, है ना। तो देखो, ये जो CO2 गैस जो बन रही है सभी ऊतकों में, कोशिकाओं में, अंगों के अंदर, इस CO2 गैस को पहले हृदय में लाया जाएगा। ठीक है, फिर हृदय के बाद में फेफड़ों के द्वारा बाहर इसको निकाला जाएगा। सीधा ऐसा नहीं है कि सीधा ही फेफड़ों में चला जाएगा, है ना। तो देखो क्या होता है, इस CO2 वाले रक्त को, है ना, अशुद्ध रक्त अगर अपन ऐसे इसको मान सकते हैं, जब इसको हृदय में लाया जाएगा तो लाने का काम कौन करेगा? शिरा करेगी। और ऑक्सीजन वाले रक्त को जब ले जाया जाएगा हृदय से विभिन्न भागों में, तो उसको ले जाने का कार्य करेगी धमनी। क्लियर? तो इस जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस वाले रक्त को, है ना, तो मैं लिख देता हूं यहां से, ये वाला जो रक्त है ये शुद्ध है, ये आएगा शिराओं के द्वारा। कहां पर आएगा ये? मैं यहां लिख देता हूं, ये है निम्न महाशिरा, इसका नाम है निम्न महाशिरा। ये हृदय के पीछे से होके आगे इस वाले पार्ट में खुलती है ना, यहाँ ऊपर की तरफ। इसका नाम हो जाएगा अग्र महाशिरा। ठीक है, ये कौन से वाले ब्लड को ला रही है? CO2 प्लस रक्त। ठीक है, कौन, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको लगे भाई अशुद्ध है ये। ठीक है, ये यहां से गया, इसके अंदर आया। अब देखो, इन दोनों आलिंदों में क्या होता है, बीच में एक पट दिख रहा है ये। अब दोनों आलिंदों के मध्य है, इसलिए इसका नाम है अंतः आलिंद पट। पट मतलब जानते हो ना, गेट, द्वार, है ना। अंतः आलिंद पट ये क्या करता है? ब्लड को इधर से इधर और इधर से इधर जाने से ये रोकता है। ठीक है, ऐसे जो दोनों नीले हैं इनके बीच में एक पट पाया जा रहा है, ये वाला, इसका नाम है अंतः नीले पट। और ये जो आलिंद है और जो नीले, इसके बीच में जो वाला पट पाया जा रहा है ना, इसका नाम है अंतः आलिंद नीले पट। ये आपको नाम ध्यान रखने हैं, आगे बहुत काम आएंगे अपने। एक चीज और देखो, चलो इसके बारे में अभी हम देख रहे थे, रक्त लेके आ रहा है। ये दोनों आलिंद है, इसके बीच में एक छिद्र होता है यहाँ पर। ये वाला छिद्र ना, ये छिद्र क्या होता है, भ्रूणी अवस्था में खुला हुआ रहता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में बंद हो जाता है। अगर ये बंद नहीं होता है तो फिर बच्चे के जन्म से ही दिल की बीमारी आती है ना, कि दिल में छेद है ना, ये वही छेद है। इसका नाम है फोसा ओविलियस।
ठीक है। देखो अब ये जो आलिंद है और नीले, इनके बीच में जो ये दिख रही है ना लाइन, इसका नाम क्या है? अंत आलिंद नीले पट। इसमें इस तरफ यहाँ पर ये वाला भाग कौन सा है? दाएं तरफ। ऐसे 1 2 और 3, 3 वलन पाए जा रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम है त्रिवलनी कपाट। मैं लिख देता हूं यहां त्रिवलनी कपाट। इधर आ जाओ। ये जो अंतरालिंद पट है इसमें यहाँ पर केवल 2 पाए जाते हैं, 1 वलन और ये 2 वलन, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? द्विवलनी कपाट। ठीक है, आगे चलो। अब ये शिरा के द्वारा CO2 प्लस रक्त आया, कहां पर आए? आलिंद में। कौन से आलिंद में आया? इस वाले में। क्या नाम है इसका? दाएं आलिंद। अब दाएं आलिंद से यहाँ पर जब ब्लड आएगा तो हम देखेंगे ब्लड आने के बाद क्या होगा? इसका आकार बढ़ेगा, फैलेगा। ये फैलने के बाद में क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी चीज में पानी या गैस भरते हैं तो क्या होता है? चीज फूलती है, और जो चीज हमने भरी वो उसकी दीवार को क्या लगाएगी? धक्का लगाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा? ये फूलने के बाद में कपाट फूलेंगे, और ब्लड इन कपाटों के द्वारा, ये जो ब्लड आ रहा है ये यहां से कहाँ जाएगा? इस वाले भाग में। इसका नाम क्या हो गया? नीले। कौन सा नीले? ऊपर आर लिखा हुआ है, मतलब दाया नीले, है ना। देखो इसके अंदर 1 2 और 3, 3 आधे चांद के समान, इसलिए इसका नाम है त्रिअर्ध चंद्राकार। क्या नाम है इसका? त्रिअर्ध चंद्राकार। त्रिअर्ध चंद्राकार कपाट यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखो इन कपाटों का रोल क्या है वो भी मैं भी आपको समझाऊंगा एक एक करके। पहले मैं चित्र को एक साथ नहीं बना रहा, आपको समझा के इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि किस चीज का रोल कहां पर है ना। अब ये ब्लड यहाँ आया, अभी इस कपाट का क्या होता है? संबंध होता है ना। ये कपाट में जैसे जैसे पाइपलाइन है ना, पाइप में पानी भरेगा तो पाइपलाइन का जो मुंह है खुला हुआ, वो वाला मुंह है ना, ये बंद होता है, खुलता भी है, इसलिए इसको कपाट शब्द की संज्ञा दी गई थी, है ना। अभी यहां से जाएगा, समझ रहे हो बात? इसमें जैसे ब्लड आएगा तो कपाट खुलेगा और यहां से ब्लड जाएगा। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा वो मैं आपको बताऊं। ये यहाँ ऊपर से निकला रहता है, इसको भी मैं कर देता हूं, अशुद्ध रक्त को ले जा रहा है इसलिए ब्लैक। अब देखो ये यहां से जाता है फेफड़ों में, ये यहां से कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। अब इसका नाम क्या होगा? देखो लेके कौन जा रहा है? शिरा, और जा कहाँ रहा है? फेफड़ों में, इसलिए इसका नाम होगा फुफ्फुसीय शिरा, है ना। शब्द को सॉरी, हृदय से लेकर जा रहा है इसलिए कौन है? धमनी, और कहाँ लेकर जा रहा है? फेफड़ों में, इसलिए इसका नाम होगा फुफ्फुसीय धमनी, है ना। इसका नाम लिख देता हूं मैं, फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, देखो धमनी है और ब्लड को किसको लेकर जा रही है? CO2 प्लस रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड वाले को, है ना, जिसको अपन अशुद्ध कहते हैं, है ना। अब फेफड़ों में क्या होगा? शोषण की क्रिया होगी, श्वास शोषण, जिसको अपन कहते हैं ब्रीथिंग, जिसके द्वारा क्या होता है? CO2 को तो बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन को अंदर लाया जाता है। तो यहाँ से CO2 खा जाएगी बाहर और ऑक्सीजन खाएगी अंदर। अब क्या हो गया? रक्त प्लस ऑक्सीजन, ये वापस आएगी रिटर्न,
अब इसको यहाँ से कौन लेकर आता है? फेफड़ों से, मतलब जो फेफड़ों से जुड़ा रहता है और हृदय से भी इसका संबंध रहता है। क्योंकि लेकर आ रहा है तो कौन होगी? शिरा, और लेकर कहाँ से आ रहा है? फेफड़ों से, तो इसका नाम क्या होगा? फुफ्फुसी शिरा। तो ये इसमें आकर खुलती है, इस वाले भाग में, है ना। तो मैं बना देता हूं। ठीक है, इसमें आकर खुल रही है ना ये। कौन सा ब्लड आ रहा है? ये रक्त प्लस O2 कौन लेकर आ रही है? क्या नाम हो जाएगा इसका? क्योंकि सिरा है, लेकिन रक्त किसको लेकर आ रही है? ऑक्सीजन वाले को, शुद्ध को लेकर आ रही है ना। अब देखो, अब ब्लड यहां से किस में आया? इस वाले भाग में। रक्त कैसा आया? ये शुद्ध, शुद्ध आ रहा है ना। अब यहाँ पर आएगा ये वाला भाग, कौन सा है? लेफ्ट वाला। और आलिंद, मतलब बाएं आलिंद में आया रक्त, कैसा आया? शुद्ध। गया कौन सा था? अशुद्ध। आने के बाद में वही इसके अंदर वही प्रेशर बढ़ेगा, कपाट खुलेंगे, तो ये यहाँ से इस कपाट के द्वारा कहाँ आ जाएगा? ब्लड यहाँ से होते हुए इसमें आ जाएगा। इसका नाम क्या है? बायां नीले। सबसे बड़ा भाग है हृदय का, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? बायां नीले। इसलिए इसको हृदय का शीर्ष भी कहा जाता है ना, हार्ट अपेक्स। इसमें भी क्या होता है? अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, है ना। तो जैसे ब्लड आएगा, इन तीन अर्धचंद्राकार कपाट का जो संबंध है ये होता है महाधमनी से, है ना। ये यहाँ से खुल के ऐसे, यहाँ से मतलब यहाँ से जाके अंदर से जाती है, ऐसे घूम कर यहाँ से निकलती है। और इसके यहाँ से निकलती है। इसका नाम है निम्न महाधमनी, है ना। ये ब्लड इसमें आया, फिर वापस कोई पाइप का संबंध, जैसे पाइप है, इसका मुंह है ये, और ये यहाँ से ये खुला रहता है, ये इसके नीचे से जा रहा है ना। ये रक्त आया और ये रक्त जा रहा है। रक्त कैसा आया था? ये CO2 प्लस ब्लड। जा कौन सा रहा है? O2 प्लस रक्त। ठीक है, ये सारा के सारा जो चक्र है ये होता है हृदय चक्र, जिसमें आलिंद फैलते हैं, नीले सिकुड़ते हैं, है ना। आलिंद सिकुड़ते हैं, नीले फैलते हैं, ये सारा काम होता है। ये पूरा पूरा काम होता है 0.8 सेकंड में। वो है हृदय चक्र। अब हम ये इसलिए समझाया मैंने ताकि आपको एक बार ये पता लगे कि कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है। ये पट्ट कहाँ होता है ना। अब यहाँ पर देखो, ये जो हृदय है ना, हृदय इसकी जो बीटिंग है ना, हृदय जो स्पंद करता है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो दो नोड्स के द्वारा होती है। एक नोड यहाँ पर इससे जुड़ा रहता है, यहाँ पर होता है एक नोड, और एक नोड होता है यहाँ बीच सेंटर पर, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। ये दो नोड होते हैं, इनको पेस मेकर कहा जाता है। ये पेस मेकर क्या करते हैं? हृदय की जो गति है इसको बनाए रखते हैं, है ना, जिससे हृदय धड़कता है। इसका नाम क्या है? ऐसे नोड। इस वाले का नाम है एवी नोड, शिरा आलिंद नोड, और आलिंद और शिरा नोड, है ना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो क्या होता है, जब शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण होता है कोशिकाओं में, ऊतकों में, इसको बाहर निकालना आवश्यक है। इसको अगर बाहर नहीं निकाला जाएगा तो क्या होगा? शरीर में विषैलापन, हानिकारक टॉक्सिस बनने लग जाएंगे, है ना। तो बाहर निकालने के लिए एक पूरी की पूरी एक व्यवस्था होती है ना। इन ऊतकों अंगों का संबंध हृदय से, हृदय का संबंध फेफड़ों से, फेफड़ों का संबंध हृदय से, और हृदय का संबंध किससे? वापिस से इन ऊतकों अंगों से। इसलिए मनुष्य में कौन सा तंत्र पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा क्यों? क्योंकि हृदय से रक्त कितनी बार गुजरा है? 2 बार। इसलिए मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ना। दोहरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रक्त कितनी बार गुजर रहा है? 2 बार। इस वाले भाग में कैसा रक्त गुजरता है?
अशुद्ध, और इस वाले भाग में शुद्ध, मतलब इसमें CO2 वाला, इसमें ऑक्सीजन वाला गुजरता है। अब देखो ये मैंने आपको जैसे समझाया, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये गया, फिर हुआ, फिर हुआ, है ना, ऐसे अपन एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ी। ये क्यों समझाने के लिए था, है ना। एक्चुअली में होता क्या है, देखो ये ऐसा सिस्टम होता है, देखो ये हाथ की तरफ देखना ना, ये पट है, जैसे इसमें ब्लड आएगा, ये फूलेगा, कपाट खुलेंगे और ब्लड इसमें चला जाएगा, फिर क्या होगा, वापस इसमें ब्लड भरेगा, फिर आएगा, ऐसे लब डब लब डब। हृदय की जो ध्वनि होती है ना, लब डब, दोनों एक साथ आलिंद फूलते हैं, एक साथ संकुचित होते हैं, नीले एक साथ फूलते हैं, एक साथ संकुचित होते हैं। ऐसा थोड़ी कि वो इंतजार करेगा पहले भाई इसमें आ फिर उसमें जा, फिर ऐसा नहीं होता है ना। जैसे ही इसमें अशुद्ध रक्त आएगा, इसमें शुद्ध रक्त आएगा, इसमें से जाएगा फिर उसमें से आएगा, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, है ना। शुद्ध अशुद्ध दोनों काम एक साथ चलता है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा टाइम का रहता है, पॉइंट मतलब पॉइंटों में रहता है, पॉइंटों में, सेकंडों में, है ना। इसमें आएगा, इसमें जाएगा, उधर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, ऐसे एक साथ क्रिया चलती है ना। क्योंकि एक साथ अशुद्ध आता है फिर शुद्ध जाएगा, ऐसा थोड़ी कि पहले ही पूरा अशुद्ध वहां जाएगा फिर शुद्ध होकर फिर वापिस आएगा, ऐसा नहीं। जैसे उधर अशुद्ध जाता है, उधर से वापस कौन सा जाता है, तुरंत ही उसी टाइम पर शुद्ध जाता है, आता है, जाता है ना। ये जाएगा उधर से आएगा, ये जाएगा उधर से आएगा, ऐसे करके एक साथ कंटिन्यू दोनों क्रियाएं चलती है ना, एक साथ फैलते सिकुड़ते हैं ना। इसलिए फटाफट फटाफट दो नहीं, 1 मिनट में कितना 72 बार, 0.8 सेकंड का समय लगता है ना। एक चक्र में, पूरे एक चक्र में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है भाई, है ना, ध्यान रखेंगे। और 1 मिनट में कितना 72 बार। और कितना ब्लड साफ होता है, 60 से 110 मिलीलीटर, कितना 60 से 110 ml, ठीक है। देखो सबसे पहले अशुद्ध रक्त है वो कहाँ जाता है, आलिंद में, आलिंद से कहाँ, नीले में। कौन से कपाट पाए जाते हैं दोनों के बीच में, त्रिवलनी कपाट, ठीक है। जैसे आलिंद के अंदर ब्लड आएगा तो आलिंद, सीधी सी बात है, क्या होगा, फैलेगा। तो इधर से अशुद्ध आया तो उधर से कौन सा आता है, शुद्ध आता है। जैसे ये इसमें आएगा जाएगा तो यहाँ से कहाँ चला जाता है, वहां, तो ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, नहीं। ऐसा थोड़ी कि उत्कोण से जब ब्लड चला गया तब शुद्ध होकर ही वापस आएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही यहाँ से ब्लड खाली होता है वैसे इसमें से ब्लड आ जाता है। ये पूरी पूरी जो मैकेनिज्म है, सारी सारी जो क्रिया है, ये रासायनिक क्रिया होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम श्वसन की क्रिया का अध्ययन करेंगे, है ना। जिसमें क्या होगा, गैसों का परिवहन होगा, वहां पर ये सारी चीजें हमको पढ़ने के लिए मिलेगी कि वो कैसे रहा है, मतलब इनका क्या होता है कि आपस में क्रियाएं करते हैं, क्रियाएं करने के बाद में ही ऐसा पूरा सिस्टम होता है ना। वो आपका जो वो आएगा रेस्पिरेशन, श्वसन, उसमें हम इसको सीखेंगे। पहले अपन अपने काम की चीज देख रहे हैं क्योंकि अपन को आगे अपना एक और टॉपिक पढ़ना है अभी। यहाँ से ये रक्त इसमें से होकर के चला जाएगा, कहाँ जाएगा, ये फेफड़ों में। लेकर कौन जाएगा, हृदय से जो लेकर जाता है वो कौन होती है, धमनी। और कहाँ जा रहा है, फेफड़ों में, इसलिए उसका क्या नाम होगा, फुफ्फुसीय धमनी। फेफड़ों में क्या होगा, श्वसन की क्रिया होगी, ब्रीथिंग होगा वहां पर, और उससे क्या होगा, CO2 बाहर निकाली जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी। क्योंकि वहां से फेफड़ों से लेकर आ रहे हैं, इसलिए कौन होगा, शिरा। फेफड़ों से आ रही इसलिए फुफ्फुसीय शिरा। रक्त कौन सा आ रहा है, शुद्ध। इस वाले भाग में हमेशा कैसा रक्त बहता है, शुद्ध। इस वाले भाग में कैसा बहता है, अशुद्ध। आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपको 3-4 नाम याद रखने, जो भी अपन आगे पढ़ेंगे उसमें काम आएंगे। एक तो ये AB नोड, और एक होता है ऐसे नोड। अभी जब मैं आपको जस्ट इसके बाद वो पढ़ाऊंगा, हृदय स्पंद, हार्ट बीट, जो अपना मेन टॉपिक है, उसमें ये दोनों काम आएंगे, है ना। तो ये आलिंद में उपस्थित होता है ऐसे नोड। कौन से आलिंद में, दाएं आलिंद में, है ना। दाएं आलिंद में कौन सा नोड होता है, ऐसे नोड, ठीक है, सिनो आर्टिकुलर नोड। और इसको हिंदी में कहा जाता है सिरा आलिंद नोड, है ना। नोड को शायद कोडर कहते हैं, ठीक है। और इसका नाम है आलिंद और सिरा नोड, है ना, ठीक है, आर्टिकुलर वेंटिकुलर नोड, ठीक है। अब ये दोनों नोडों का काम क्या है, देखो ये दोनों नोड क्या करते हैं, हृदय की ध्वनि, सॉरी हृदय की ध्वनि नहीं, हृदय की जो धड़कन है उसको ये बनाते हैं ना, यहाँ से उत्पत्ति होती है ध्वनि की, जो आवाज आती है हृदय में,
लब डब लब डब जैसे धक 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 करता है ये आती कहाँ से, जो कपाट खुलते और बंद होते हैं ना, इनकी आवाज है वो। अगर कपाट खराब हो जाएंगे तो फिर जो ध्वनि उत्पन्न होगी मरमर आवाज आती है वो, है ना। और ऐसे कौन से आती है, लब डब ऐसे करके, ठीक है। तो अपन को मेन चीज कौन सी ध्यान रखनी है, ये नोड, ऐसे नोड और एबी नोड, ये दोनों नोड क्या करते हैं, हृदय की ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, उत्पत्ति यहाँ से होती है ना। यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे उत्कों का एक समूह होता है ये, जो एक आवेगों को उत्पन्न करता है एक तरंग के रूप में, है ना। और ये जो आवेग जो तरंग के रूप में उत्पन्न होते हैं, ये वहां पर क्या करते हैं, विभव उत्पन्न कर देते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, वो जहां जहां भी जाएगा वो वाली चीज किस हो जाएगी, संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इसलिए आने से पहले सिकुड़ेंगे, है ना, अभी अपन आगे समझेंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो एक बार और ले लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा और अपने मेन टॉपिक पर आऊंगा। अनुशीतलन जिसे हृदय स्पंद कहते हैं, हार्ट बीट। देखो, हृदय की कोटिक पेशियों में होने वाला स्पंदन से अनुशीतलन और संकुचन की क्या होती है, क्रिया होती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, हृदय स्पंद कहते हैं, है ना। मतलब कोटिक जो पेशियां हैं हृदय में पाई जाने वाली पेशियां अनिच्छिक प्रकार की होती है। इन पेशियों में क्या होता है, स्पंद ले होती है ना, एक रिदम होता है, रिदम। उस रिदम के कारण हृदय संकुचित होता है और फैलता है, सिकुड़ता है ना। इसको हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं, हार्ट बीट, लाइफ लाइन। ठीक है, 10 मिनट बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो आप इसको दोबारा रिज्वाइन करेंगे, ठीक है। देखो आगे, इसको होने में, है ना, इस जो हृदय स्पंद की क्रिया है, हार्ट बीट को होने में इसको होने में एक हार्ट बीट को होने में ना 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना, 0.8 सेकंड का समय लगेगा। 1 मिनट में कितनी बार होगी, 72 बार, ठीक है। अपना हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। कभी कभार जब मुसीबत आ जाती है, जब जरूर जल्दी धड़कने लग जाता है, और जो नवजात शिशु होते हैं उनमें अपन से डबल बार धड़कता है। आगे चलो, ये कितना ब्लड लेकर जाएगा, कितने ब्लड का परिवहन करेगा, ये करेगा अपने एक स्पंद में 60 से 110 ml मिलीलीटर रक्त का परिवहन। इसमें शुद्धिकरण सब शामिल है ना। कितना करेगा, 1 मिनट में 72 बार ब्लड कितना जाएगा, 60 से 110 जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसका जो निर्माण है, किसका, हृदय, हार्ट बीट का निर्माण, एक हार्ट बीट का निर्माण। इसका निर्माण किससे होता है, 2 पेस मेकर से होता है ना। इसका निर्माण किससे हुआ, 2 पेस मेकर से। 2 पेस मेकर क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं हार्ट बीट का। वो पेस मेकर कौन कौन से हैं, पहला कौन सा था, अभी अपन पढ़ के निपटे हैं, ऐसे नोड, ठीक है। और सेकंड कौन सा है, एबी नोड। ये दोनों ही पेस मेकर है, जो कि हृदय की जो गति है, हार्ट बीट है, उसको उत्पन्न करते हैं। अगर ये दोनों खराब हो जाएंगे तो सबसे पहले हृदय की उत्पत्ति यहाँ से शुरू होती है, इसलिए नंबर 1 पे इसको लिखा गया है ना। अगर ये खराब हो गया तो सब कुछ खत्म है। इसके द्वारा ही ये उत्तेजित होता है। सबसे पहले जो उत्तेजना होती है वो कहां से होती है, ऐसे नोड से होती है। अगर ये खराब तो आदमी खत्म, है ना। अपनी तंत्रिका का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो अपना हृदय कैसा होता है, मायोजेनिक होता है, पेशीजन्य होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। अगर तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाए तो अपने हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा हृदय कैसा होता है, मायोजेनिक होता है, पेशीजन्य होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, है ना। ये दोनों नोड इंपोर्टेंट है, ऐसे नोड और एवी नोड। अब देखो क्या होता है, मैं इसका चित्र बना रहा हूं, इधर इधर बन जाएगा क्या।
देखो इधर हृदय स्पंद में कितने पेसमेकर होते हैं? 2, एसए नोड और एवी नोड। ये मीटिंग बंद हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले अवगत करा दिया था कि 10 मिनट में बंद हो जाएगी, दोबारा रिज्वाइन करना। देखो इधर 2 नोड होते हैं, एसए नोड और एवी नोड। एसए नोड ऊपर होता है, कहाँ पर? इस वाले भाग में, ये कौन सा? दायां आलिंद। एवी नोड कहाँ होता है? यहाँ बीच में। आलिंद तो नीले जो पट है वहां बीच में ये उपस्थित होता है ना। तो एवी ऐसे नोड के बारे में हम क्या लिखेंगे? कहां पर होता है? यहां पर होता है। कार्य क्या है इसका? आवेगों का प्रवाह करना, है ना, आवेग उत्पन्न करना, वो भी किसके रूप में? तरंग के रूप में। और ये आवेग जहां जहां भी जाएंगे वो सारी जगह कैसी हो जाएगी? संकुचित हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में लिखूंगा अब। ऐसे नोड, है ना, कहाँ पाया जाता है? देखो कहाँ है ये? दाहिने आलिंद में, ऊपर की ओर। दायां आलिंद में कहाँ होता है? ऊपर की ओर होता है, इधर वाला भाग दायां, है ना। फिर देखो इसके अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती है? स्व उत्तेजन कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? इसके अंदर, ऐसे नोड के अंदर स्व उत्तेजन कोशिकाएं उपस्थित होंगी, जो कि इनका कार्य क्या है? आवेगों को उत्पन्न करना। और आवेग कैसे उत्पन्न करेंगे? तरंग के रूप में आवेगों क्या करेंगे? उत्पन्न करेंगे, ठीक है। यहाँ इसमें लिख दो यार, आवेग तरंग के रूप में उत्पन्न करना, है ना, उत्पन्न करती है, जिससे क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विभव? सक्रिय विभव, है ना, जिससे सक्रिय विभव उत्पन्न, ठीक है। अब ये सक्रिय विभव है, एक आवेग के रूप में जाएगा, है ना। और आवेग भी किस रूप में जाएगी? तरंग के रूप में। इसमें लिख दो आप। तो ये आवेग जहां से गुजरेगा, आवेग जहां से गुजरता है, जहां से गुजरेगा उसे ही संकुचित करेगा, संकुचित कर देगा। ये इसका काम है। किसका काम है? इस आवेग का। और देखो इधर से समझाता हूं मैं, उधर दिखता कम है। ये जो ऐसे नोड है कहां पर पाया गया? दाएं आलिंद में, ऊपर की ओर। होता कैसा? ये छोटे छोटे उत्तकों के समूह के रूप में। अच्छा लिखा नहीं क्या मैंने? इधर लिख देता हूं मैं, छोटे छोटे उत्तकों के समूह के रूप में, ना। ऐसे नोड कहाँ होगा? दाहिने आलिंद में, ऊपर की ओर, छोटे छोटे उत्तकों के समूह के रूप में होगा। स्व उत्तेजन की सेल्स इसमें उपस्थित होगी, जिनका कार्य क्या है? आवेगों को उत्पन्न करना। आवेग किस रूप में उत्पन्न होंगे? तरंग के रूप में। अब जहां से भी एक आवेग गुजरेगा वो उस चीज को संकुचित करता हुआ चला जाएगा, ना। जहां जहां से गुजरेगा आवेग वो सारी चीज कैसी होती चली जाएगी? संकुचित होती हुई चली जाएगी। और इस आवेग के द्वारा इसमें क्या होता है? सक्रिय विभव उत्पन्न होता है। अच्छा एक चीज और, इस ऐसे नोड को हृदय का हृदय कहा जाता है भाई, है ना, हार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट ऑफ हार्ट। हृदय का हृदय किसे कहा जाता है? ऐसे नोड को कहा जाता है, ठीक है। ऐसे नोड का कार्य क्या है? सबसे पहले जो आवेग उत्पन्न होंगे, हृदय की जो धड़कन है, मतलब है ना, बीट है, वो जो स्टार्ट होगी कहां से होगी? यहां से होगी, है ना। ये क्या करते हैं? आवेग उत्पन्न करते हैं एक तरंग के रूप में। जहां जहां से भी आवेग गुजरेगा वो सारी सारी चीज किस होती चली जाएगी? संकुचित होती हुई चली जाएगी, है ना। सबसे पहले जो आलिंद है हमेशा अनुशीतन अवस्था में रहते हैं, फैली हुई अवस्था में रहते हैं, ना। जब ब्लड बढ़ जाता है ना उसके बाद में ही आवेग उत्पन्न होते हैं।
और आवेग उत्पन्न होने के बाद में आलिंद कैसा हो जाता है, संकुचित, और संकुचित होने के बाद में कपाट खुलेंगे से तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, नीले में चला जाएगा। अब संकुचित कौन होगा, नीले, क्योंकि आवेग नीले में भी जाएंगे, है ना। तो ये आवेग जो नीले में जाएंगे, नीले में कैसे जाते हैं, इसके द्वारा, इसका नाम क्या है, एबी नोड। अब मैं इसके बारे में किधर लिखूं, एक काम करो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ताकि मैं इसको मिटाकर ऊपर एबी नोड के बारे में लिख दूंगा, है ना। सेकंड है अपना एबी नोड। ये एबी नोड कहाँ स्थित होता है, आलिंद नीले के मध्य पट पर स्थित, आलिंद व नीले के मध्य पट पर स्थित। अच्छा, इसका नाम क्या है हिंदी में, हिंदी में इसका नाम है आलिंद नीले, है ना, आलिंद नीले कोटर या आलिंद नीले नोड, ठीक है। देखो दूसरा, इसकी क्या विशेषता है, इसके यहाँ पर ही क्या पाया जा रहा है, एक विशेष प्रकार का एक समूह पाया जाता है। एक विशेष प्रकार का समूह किसका होता है, तंत्रिकाओं को होता है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, हिंज का बंडल कहा जाता है, ठीक है। एक विशेष प्रकार के तंतुओं का समूह निकलता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हिंज का बंडल कहते हैं ना। इस हिंज के बंडल से क्या होता है, हिंज के बंडल से पुरकिंजे तंतु निकलते हैं, ठीक है। ये हिंज का बंडल, इससे जो तंतु निकल रहे हैं, सारे तंतु कौन से, पुरकिंजे तंतु है ना। अभी अपन इनका कार्य क्या है, वो सारा भी आगे आ जाएगा, कैसे ये क्या कार्य करते हैं, क्या है नहीं करते हैं, है ना, सारी चीजें भी इसमें आ जाएगी। एक पॉइंट और लिख लो, ये नीले में फैले रहते हैं ना, नीले में पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे तंतु फैले रहते हैं ना। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। इसकी जो स्ट्रक्चर है जो अपन ने बनाई है, इसके बारे में अपन ने लिख दिया। ऐसे हालांकि मैं लिखवाता नहीं हूँ, पर आज मैंने आपको लिखवा दिया, इसके बारे में पता लग गया क्या है क्या नहीं है, मैंने समझा दिया आपको, एक बार इसके बारे में पूरा समझा दिया क्या है क्या नहीं है ना। अब देखो इसका जो कार्य है वो कैसे शुरू होता है, मेन चीज इसका क्या है, इसके मैकेनिज्म, है ना, इसका कार्य कैसे शुरू होगा। ये कार्य किसका है, ये हार्ट बीट का, है ना, हार्ट बीट का कार्य देखो कैसे शुरू होता है। सबसे पहले जो एक एक करके जो आवेग है ना, ऐसे नोड, ये आवेग भेजता है एक संकुचन तरंग के रूप में। सबसे पहले क्या करेगा, ऐसे नोड एक एक करके आवेग भेजेगा, आवेग भेजेगा। ये आवेग कैसे जाएंगे, संकुचन तरंग के रूप में, ठीक है। अभी जहां से गुजरेंगे उस चीज को ये क्या कर देंगे, संकुचित कर देंगे। जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था, जैसे आलिंद में जाएगा तो क्या करेगा, आलिंद को संकुचित कर देगा, उसके लिए उसको उत्प्रेरित करेगा, ठीक है। तो ऐसे नोड आवेग निकलेंगे, आवेग संकुचन तरंग के रूप में होंगे। सबसे पहले किसको करेंगे, ये आलिंद को उत्तेजित करेंगे, आलिंद को उत्तेजित, जिससे क्या होगा, हाँ, आलिंद का संकुचन। फिर देखो यहां से कहां जाएंगे, ये आगे एवी नोड पर, ठीक है। एवी नोड से कहां जाएंगे, हिंज के बंडल पर, है ना, और हिंज के बंडल से कहां जाएंगे, ये जाएंगे पुरकिंजे तंतु पर।
और यहां से नीले में, और नीले कैसा हो जाएगा वापिस संकुचित। आई बात समझ में? नीले का संकुचन कैसे हुआ, देखो कितनी बड़ी मैकेनिज्म है ना। दोबारा समझते हैं एक बार और, है ना। इस ऐसे नोड से क्या होता है, एक एक करके आवेग निकलते हैं। ये आवेग कैसे निकलेंगे, संकुचन तरंग के रूप में निकलेंगे, और ये जहां जहां से निकलेंगे उस सारी चीज को संकुचित करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले किसको संकुचित करेंगे, जहां से निकल रहे हैं, यानी आलिंद से निकल रहे हैं, तो सबसे पहले आलिंद को उत्तेजित करेंगे संकुचन के लिए। अब आलिंद मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आलिंद कैसे होता है, स्टार्टिंग में अनुशीतल अवस्था में रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ब्लड आया हुआ रहता है, तो फैले हुए रहेंगे। अब जैसे यहाँ से तरंग निकलेगी, ये ब्लड आने के बाद, अनुशीतलन के बाद ही तरंग निकलती है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो क्या होगा अब आगे जाके, इस संकुचन के द्वारा आलिंद कैसे होंगे, फिर आलिंद सिकुड़ेंगे, सिकुड़ने के बाद में यहाँ पर जो कपाट होते हैं वो कपाट कैसे होंगे, खुलेंगे, और ब्लड कहाँ चला जाएगा, इस नीले में। अब नीले में ब्लड आएगा तो नीले क्या होंगे, फैलेंगे, सीधी सी बात है। अब नीले अनुशीतन अवस्था में आ गए, लेकिन क्या हुआ उसी दौरान, क्योंकि कुछ सेकंडों का फर्क रहता है, जैसे मैंने आपको बोला अभी, जैसे 0.1 सेकंड में अनुशीतलन होता है, अनुसंकोचन 0.7 सेकंड, ऐसे करके टाइम लगता है। इसमें 0.3 और 0.5 का समय लगता है, उसमें 0.1 और 0.7 का। ये भी अपन कल हृदय चक्र के बारे में पढ़ेंगे, तब समझाऊंगा कैसे होता है ना। तो देखो अब नीले फैले हुए हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उसके पीछे से ही वो तरंग आ रही है। कौन सी तरंग, संकुचन तरंग। ये संकुचन जो तरंग है ये इस एवी नोड में आ चुकी है। अब एवी नोड में आने के बाद में क्या होगा, सबसे पहले किसको करेगी उत्तेजित, इस बंडल को। इस बंडल का नाम क्या है, हिंज का बंडल। और इससे फिर ये तरंग कहाँ जाएगी, इसमें पुरकिंजे तंतु में, और यहाँ से कहाँ चली जाएगी, नीले में। अब नीले कैसे हो जाएंगे, संकुचित। जैसे नीले संकुचित होंगे तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, जिसे दाब लगेगा तो वो वापस कपाट खुलेंगे। कौन से कपाट, त्रिअर्धचंद्राकार कपाट। तो इस वाले कपाट से तो कहाँ जाएगा, फेफड़ों में, और इस वाले कपाट से कहाँ जाएगा, ब्लड अंगों में। अब देखो जिस कंडीशन में ये सिकुड़ते हैं उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, फैलते हैं। जब ये फैले थे, जब ये सिकुड़ रहे थे, ऐसे उल्टा सिस्टम चलता है ना। तो मैं ये लिख देता हूँ, जगह नहीं है अपने पास लिखने के लिए। एक काम करो आप लोग, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बस खत्म हो गया है, एक दो लाइन और लिखनी है मुझे, है ना। ले लो इसका। जब क्या होता है, आलिंद अनुशीतलन होता है, मतलब आलिंद फैलेंगे, उस समय क्या होता है, नीले में संकुचन होगा। ठीक है। और जब नीले अनुशीतलन होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, आलिंद संकुचन होगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है दोनों, ठीक है ना। आलिंद अनुशीतन होगा तो नीले संकुचन होगा, नीले अनुशीतन होगा तो क्या होगा, आलिंद संकुचन होगा। पूरे का पूरा सारी की सारी क्रिया मैंने आपको हार्ट बीट की बता दी है। हार्ट बीट कैसे होता है, कहना बहुत आसान होता है। हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, है ना, हर किसी को बोल देते हैं अपन, लेकिन देखो कितनी मेहनत होती है ना। ऐसे किसी को लाइफ लाइन नहीं बनाया जाता, कितना कार्य करना पड़ता है सेकंडों में, है ना। देखो आलिंद अनुशीतन होगा, आलिंद फैलेंगे। उस कंडीशन में क्या होता है, नीले संकुचित अवस्था में रहते हैं, क्योंकि ये संकुचित अवस्था में रहेंगे, ब्लड जाएगा तभी तो यहाँ वापस ब्लड आएगा ना। जैसे यहाँ से फेफड़ों में जा रहा है तो फेफड़ों इसमें भी तो आएगा ना, जैसे यहाँ से ब्लड जाता है तो ऐसे इनमें ब्लड भर जाता है। ठीक है। फिर जैसे ये संकुचित होंगे तो इनमें ब्लड भरेगा, और ये संकुचित अवस्था में आ जाएंगे। फिर जैसे ये संकुचित होंगे तो इनमें आ जाएगा, मतलब इधर आएगा, उस टाइम पे इधर से चला जाएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इधर से चला जाएगा, ऐसे करके सिस्टम चलता है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया है दोनों क्रियाएं कैसे चलेंगी। ये कल अपन जब हृदय चक्र पढ़ेंगे तो ये और ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है। ये पूरा के पूरा इसको अपन ने आज पढ़ा है, हार्ट बीट, हृदय स्पंद। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको YouTube पर वापस से रिवाइज कर सकते हैं, एक दो दिन में आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद में हम अब पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में
और अपना जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अपना कॉर्डिक साइकिल हृदय चक्र, जिसको हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, थैंक यू। इसको और एक बार देख लेना, अगर कुछ छूट गया हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने मिटाया नहीं है ना, केवल थोड़ा सा मिटाया था। ओके, थैंक यू।